वर्तमान इज़राइल और फ़िलिस्तीन के संघर्ष को हम सब देख रहे हैं और इसके संदर्भ में भी में ओपिनियन जो है 2 दरों में बटी है। ज़्यादातर जो लोग हैं वे इज़राइल की फ़ोर्सेस के द्वारा जो वायलेंस औरतों, बच्चों पर अब दिख रहा है, उनके चेहरे जो दिख रहे हैं, उनकी जो मीडिया कवरेज दिख रही है रिपोर्टर्स के हमलों की, उसकी वजह से इज़राइल के बरखिलाफ़ खड़े हैं। जो कि कोई भी ह्यूमन की सेंस रखने वाला, ह्यूमैनिटी के एथोस से चलने वाला आइडियलिस्ट व्यक्ति और रैशनल व्यक्ति करेगा, और वो गलत भी नहीं। कुछ लोग आज भी इज़राइल के साथ खड़े हैं, चाहे वो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए हों या कल्चरल सिमिलैरिटीज़ के लिए हों या आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के एंगल से हों, या फिर जो हमास के द्वारा जो इज़राइल के पवित्र त्योहार पर जो स्ट्रेटेजिक रॉकेट्स छोड़े गए, जिसने कि इज़राइल की इसकी सुरक्षा को पेनिट्रेट किया और उसकी सेना और सिविलियन पर अटैक किया, उस प्रोवोकेशन के खिलाफ, उस टेररिस्ट मतलब इन नॉन स्टेट एक्टर्स की या इन आइडियोलॉजी की इतनी क्षमता कि वे इसी स्टेट के ऊपर वायलेंस का प्रयोग करें, तो उसका रिप्लाई के समर्थन में जैसे भारत की सरकार ने समर्थन दिया टेररिस्ट के खिलाफ, तो कई इस तरफ खड़े हैं। मैं इसमें कोई साइड ना लेने के बजाय मैं इसका एक एनालिसिस देना चाहता हूँ, जो कि अपने आप में एक साइड होती है। मैं ये भी स्पष्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, पर फिर भी मैं इसको एक नए एंगल से देखना चाहता हूँ। और वो एंगल ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो ह्यूमन राइट का जो कॉन्सेप्ट आया है और उसका जो सब्सिक्वेंट जो कन्फ्लिक्ट्स हुए रीजनल, चाहे वो वियतनाम वॉर हो, इराक की वॉर हो, हमारी अफ़गानिस्तान की वॉर हो, या जो भी अन्य वॉर्स जो मिस हो गई मुझसे बताने में, उन सब से ह्यूमन राइट की जो एक कंसेप्शन है, उसकी जो एक एज अ कंसेप्ट रेगुलेशन है वॉरफेयर पर, हमें उसको भी देखने की ज़रूरत है। ये बात सही है, सच ह्यूमन राइट की रेगुलेशन में डिफ़िकल्टीज़ आई हो, पर ये भी हमें समझना पड़ेगा कि आज ह्यूमन राइट के कॉन्सेप्ट को एज अ कॉन्शियस फैक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस के रूप में देखा जा रहा है, एक फोर्स के रूप में देखा जा रहा है। और इसका बहुत बड़ा प्रूफ है वर्तमान में जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने इज़राइल के खिलाफ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो एक जिनोसाइड का आरोप लगाया है, वो इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जिससे पब्लिक ओपिनियन मूव हो रही है। और इसका इज़राइल के लाख मना करने के बावजूद इसका इज़राइली मोराल पर भी असर पड़े, इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। तो इन सब कारणों से हमें देखना पड़ेगा कि आज जो वॉरफेयर हो रहा है रीजनल स्तर पर, उसमें ह्यूमन राइट्स की वजह से, दुख की बात है, थोड़ा उल्टा लगेगा, पर यह भी एक सच है कि आज ह्यूमन राइट्स की वजह से भी आज ऐसे टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं जो कि ह्यूमंस को ही, अपनी सिविलियन पॉपुलेशंस को ही एज ए शील्ड यूज करते हैं। ये भी सच है कि अमेरिका के अटैक्स में कितने सिविलियंस की जान गई, सदाम हुसैन के ऊपर जब हमला किया गया, या आज जब इजरायली फोर्सेस गाजा को विकेट करा रही है, उसमें ना जाने कितने सिविलियंस पे जाने अनजाने अटैक हुए होंगे। परंतु ये भी तो देखना है कि जो एक ऐसी अथॉरिटी जो कि अपनी लैंड से अपनी हॉस्टाइल नेशन पर अटैक करती है, और फिर क्या उसको ये पता नहीं है कि मैं अटैक दूसरी कम्युनिटी पे कर रहा हूँ, और वो भी सक्षम है। अगर उन पे अटैक होता है, उनकी कुछ डेथ्स होती हैं, और स्पेशली उनकी साइकी क्या है कि वो अपने को एक हॉस्टाइल अरब नेशंस के बीच में फंसा हुआ समझते हैं, गिरा हुआ समझते हैं, और उनने हिस्टोरिकली खुद एक जीनोसाइड झेला है। तो वो कितने टची होंगे अपनी सिक्योरिटी को लेकर, इजराइल के लोग कितने इनसिक्योरिटी होगी उनके अंदर। ये सब जानते हुए भी हमास जो है रॉकेट लॉन्च करती है, और उसके बाद हमास की लड़ाके किसी न्यूट्रल ग्राउंड पे बैठकर या किसी सिविलियन से दूर किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे खड़ कर लड़ाई के लिए इजराइल की फोर्सेस को इनवाइट नहीं करते,
बल्कि वो बंकर बनाते हैं और बना के रखते हैं पहले से अपने सिविलियन प्लेसेस में। क्या ये अपने आप में ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं है? ये भी तो बहुत बड़ा ह्यूमन राइट का वायलेशन है। इजरायली सेना ने किसी सिविलियन पर अटैक किया है, उन्होंने कोई बिजली बंद की है, इन सब के ऊपर एक्शन हो सकता है, होना भी चाहिए, पर क्या ये प्रोवोकेशन नहीं होगी? क्या जब एक स्टेट की को वायलेंस से थ्रेट किया जाएगा तो क्या स्टेट रिटेलिएट नहीं करेगा वायलेंस के लिए? तो कौन करेगा फिर? लीगली किस इंस्टीट्यूशन के पास वायलेंस के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की पावर है, रिटेलिएटरी एक्शन लेने की पावर है? स्टेट के पास ही। नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा वायलेंस को एज अ टूल यूज करने को हमें रोकना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक टेररिज्म का एज अ पॉलिटिक्स ऑफ बाय अदर मीन्स चलता रहेगा, और इसी का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होगा स्टेट की एजेंसीज जिस पर अटैक हो रहा है वो विवश हो जाएंगी हार्ड एक्शन लेने के लिए, क्योंकि उन्हें भी अपनी लेजिटिमेसी को मेंटेन करना है, सबसे पहले अपने लोगों के बीच में, ना कि इंटरनेशनल मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स की नैतिकता की नज़रों पे। सबसे पहले उनके लिए, इसराइल के लिए, कि स्टेट के लिए अपने लोगों की लेजिटिमेसी ज़रूरी है, और उसके लिए फिर कुछ गलतियां भी हो सकती हैं और होंगी, वो ऑब्वियस हैं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, पर वो होंगी। तो क्या जब हम ह्यूमन राइट को, ये कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, क्या सबसे पहले ये ज़रूरी नहीं कि स्टेट को बाउंड तो किया जाए जैसे किया गया है लॉज से, ये तो हो, पर क्या ये भी एक टिटी साइन ना हो कि नॉन स्टेट एक्टर या कोई स्टेट टेररिस्ट एक्टिविटी को एज सच अगर एज अ वेपन यूज करता है वायलेंस के इंसाइट के लिए, तो उस पर भी तो बैन लगे, उस पर भी तो ह्यूमन राइट वायलेशन का, इंसाइटमेंट का एक आरोप लगे और उस पर एक्शन हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़े दुख की बात है कि ये चलता रहेगा, क्योंकि सब जगह किसी न हर एक रीजन में एसिमेट्रिक वॉरफेयर होती है। विरले ही कहीं दो स्टेट आमने सामने बराबर शक्ति के होते हैं, और जब बराबर शक्ति के होते हैं तो अक्सर उसमें डिटांट हो जाती है, पीस हो जाती है, क्योंकि रैशनैलिटी प्रिवेल करती है। पर जब दो स्टेट्स के बीच में पावर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और आज जब एक्सपेंशनिज्म एज अ पॉलिसी, टेरिटरी एनेक्सेशन एज अ पॉलिसी सब रिजेक्ट करते हैं, तो ऐसे में इस सेफ्टी को लेकर के क्या एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर फैलने की क्षमता नहीं, जो हमने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में देखा, जो आज हम इसराइल और लेबनान और हिजबुल्लाह और ये देख रहे हैं, जिसमें और एक्टर्स भी आ जाते हैं, चाहे वो चाइना हो या ईरान हो, वो भी इसराइल के साथ अपना स्कोर सेटल कर रहा है, हिजबुल्लाह को एज ए वेपन यूज कर रहा है, हमास को एज अ टूल यूज हो रही है हमास। क्या ये बात सच नहीं है कि इससे पहले सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन हो गया था, और सऊदी अरेबिया जो कि बहुत समय तक इस्लामिक शिया देशों का, एक अरब देशों का एक लीडर बनना था, आज वो जो कि अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में फ़िलिस्तीन का साथ देता था, आज वो शांति चाहता था, इसराइल के साथ कोई मॉडस विवेंडी या मॉडस ऑपरेंडी के चक्कर में था। पर ये अटैक होने के बाद फिर से जो एक होप थी कि अरब और इसराइल में कॉम्प्रोमाइज़ होगा अमेरिका के सहयोग से, वो डिफर हो गई, और इसमें सबसे बड़ा भूमिका ईरान ने निभाई, क्योंकि ईरान की अपनी शियाइट जो क्लैरिक रिजीम है, वो खुद लेजिटिमेसी क्राइसिस को फेस कर रही थी, महिलाओं के प्रोटेस्ट फेस कर रही थी, यंग जनरेशन का प्रोटेस्ट फेस कर रही थी। उसने इस आउटवर्ड कन्फ्लिक्ट के नाम पर अपनी लेजिटिमेसी को फिर से मेंटेन करा दिया, और यही शायद चाइना का भी इंटरेस्ट था कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना बन जाए भारत होके या किसी सऊदी अरेबिया से जाता हुआ, जो कि चाइना के किसी बड़े वन बेल्ट वन रोड को बाईपास ना कर ले। ये तो इसके पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस है, पर क्रक्स है, क्या आज नॉन स्टेट एक्टर्स को या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को टेररिज्म एज अ टूल ऑफ पॉलिटिक्स और वायलेंस यूज करने पर बैन नहीं होना चाहिए? और उसमें फिर ये बात सही है कि डिस्प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट, कि मैंने आप पे कितना अटैक किया, आपने उससे ज़्यादा रिटेलिएट कर दिया, ये बात भी ठीक है, पर
पहले मैंने अटैक किया ही क्यों? कैसे मेरा किस बेस पे मेरा अटैक जस्टिफाइड है? अगर है तो क्या दूसरी तरफ सेल्फ डिफेंस का राइट नहीं होगा? और क्या दूसरे की वल्नरेबिलिटी या उसका एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स हम तय करेंगे या वो तय करेगा जिस पे अटैक हुआ है? अगर हम तय करेंगे तो क्या जो पहले प्रोवोक कर रहा है, जो वीकर पावर है, जो टेररिज्म को लेकर प्रोवोक कर रही है, क्या उसके एफर्ट को हम जज नहीं करेंगे? उसके उसके स्टेप को, जिसने वो रॉकेट्स लॉन्च किए, उसकी मॉरलिटी को जज हम नहीं करेंगे? जब तक इस तरह की दोहरी मानसिकता रहेगी, ये कॉन्फ्लिक्ट्स कभी खत्म नहीं होंगे। हमें वायलेंस को सबसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा। फिर अगर हम वही मार्क्सवादी कॉन्सेप्ट जो हमारे भाई फैनॉन लाते हैं या उससे पहले सोरेल लाते हैं कि भाई जब तक वायलेंस का एक अपने आप में लिबरेशन का कॉन्सेप्ट है। वायलेंस बेसिकली एक स्ट्रक्चरल वायलेंस के खिलाफ एक लास्ट पैंग्स है किसी किसी कम्युनिटी के, एक लास्ट होप है, एक कम्युनिटी की, फिलिस्तीनियों की। इस बेसिस पर अगर हम वायलेंस को जस्टिफाई करते रहेंगे तो फिर स्टेट एज ए इंस्टीट्यूशन विच होल्ड्स वायलेंस, which holds power, punitive power, cannot be stopped. It will not be easy. जितना मर्जी ह्यू एंड क्राई करें। और सबसे बड़ी बात जो मुझे मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार इस तरह के सिविलियन के दृश्य दिखा दिखा के कहीं ऐसा ना हो कि वर्ल्ड कम्युनिटी धीरे धीरे इन सिविलियंस की डेथ के प्रति भी एक्सेप्टेंस पैदा हो जाए कि चलता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये हो जाता है। शुरू में तो ह्यू एंड क्राइज होगी, पर ग्रेजुअली हम यूज टू हो जाएंगे। और फिर ये जो टूल आज यूज़ किया जा रहा है अपनी ह्यूमन शील्ड को यूज़ करने का, कल ये भी ख़त्म ना हो जाए और ज़्यादा हम रिग्रेस में न चल जाए, जिस जहाँ की ह्यूमन राइट के कॉन्सेप्ट में हमने जो आज तक प्रगति की है उसका भी रिग्रेस हो सकता है, जैसे कि WTO का हुआ। WTO के नॉर्म्स मानने ही बंद कर दिए अब देशों ने। अगर ऐसा ही ह्यूमन राइट में रहेगा और एक पर्टिकुलर एंगल से ही इसको देखेंगे ह्यूमन राइट्स को, तो एक दिन ऐसा आएगा बहुत से स्टेट ह्यूमन राइट रजीम को विड्रॉ कर लेंगे और उनके पीछे उनकी देश की कंसेंसस खड़ी होगी, फोर्स खड़ी होगी, तो कोई भी उनको नहीं रोक पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले जो नॉन स्टेट एक्टर जो टेररिज्म को एज ए टूल यूज कर रहा है, उसकी भी क्रिमिनल लाइबिलिटी तय करनी पड़ेगी। सिर्फ एक कंट्री पे फोकस करके, एक स्टेट पे फोकस करके उसको लाइबल बना करके आप जस्टिफिकेशन नहीं ले सकते। फिर तो कभी इस कन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन ढूंढना मुश्किल है। और प्रॉब्लम ये है कि ग्रेजुअली लोग इस तरह की डेथ्स के, सिविलियंस की कैजुअलिटी के आदी हो जाएंगे फिर। तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट की कंसेप्शन ने एक नई तरह की परवेसिव सिस्टम को खड़ा कर दिया है, जहां पर कि इंसर्जेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स को एज ए टूल यूज करने में इफेक्टिव है विज़ गवर्नमेंट, क्योंकि उनकी आबादी कम है, वो छुप सकते हैं, स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। और अगर स्टेट कुछ गलत करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा है, जबकि इंसर्जेंट ग्रुप कुछ गलत करेंगे तो उनकी उस हिसाब से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ह्यूमन राइट का कोई मैकेनिज्म नहीं, उनके कार्यों की एथिकलिटी को देखने के लिए कोई एपरेटस वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमन राइट के नाम पे है नहीं। अगर इस तरह की एसिमेट्री रहेगी ह्यूमन राइट के कंसेप्शन में, तो सॉरी टू से ह्यूमन राइट जो है वो डाउन में जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं। और बहुत जल्दी कई स्टेटों में कंसेंसस बनेगी, हम ह्यूमन राइट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट केवल स्टेट को बाउंड करेगा और जो टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं उनको फ्री दे दिया जाएगा, उनके एक्शंस को जज नहीं किया जाएगा, उनके खाते सील नहीं होंगे, उनके ऑफिशियल्स को फांसियाँ नहीं होगी, सो बी इट, फिर ये चलता रहेगा। और ये बहुत बड़ी संभावना है कि इसी तरह से जो हो रहा है, इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर का यूज़ और लोग करेंगे और ह्यूमन राइट इसमें सिर्फ टूल बनेगा। धन्यवाद।